सो यहाँ तक हमने किया था। जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है यानी कि चार्ली, वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। थर्ड लेवल कौन सा? जहां पर लोग जाते हैं सिर्फ अपनी इस रियलिटी से एस्केप होने के लिए, वहां पर वो पहुंच गया है। राइट। देन वो उसको देखता, उसको ये यकीन नहीं होता कि ये कोई और दुनिया है। पहले तो वो उनको ड्रेसिंग सेंस को से, फिर वो ये श्योर करने के लिए कि मैं सचमुच में कहीं और हूँ, क्या करता है, एक न्यूज बॉय खड़ा होता है, उसके पैरों के ऊपर न्यूज़पेपर का ढेर लगा होता है। वो वहां जाकर उनको देखता है, तो उसके ऊपर लिखा होता है 11 जून 1894। इट मीन्स वो पास्ट में पहुंच चुका है। मॉडर्न टाइम को छोड़कर वो पास्ट में जा चुका है। थर्ड लेवल का मतलब है वो पास्ट के बारे में सोच रहा है। राइट। कि पास्ट के अंदर लोग जो है वो शांति से रहते थे, उनके अंदर पीस थी, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। तो वो पास्ट को सोचते हुए वहां पहुंच चुका है अब। देन वो टिकट लेने के लिए टिकट विंडो के ऊपर जाता है, एंड वो सोचता है कि मैं इस टाइम में, यानी कि जिस टाइम में वो है 1894 में, यहाँ पर तो मैं बहुत सारी, मतलब 2 टिकट्स आराम से खरीद सकता हूँ अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइजा के लिए, क्योंकि वहां उसको ये लगा वो टाइम तो बहुत ज्यादा चीप था, सस्ता था, तो वहां से तो मैं 2 टिकट आराम से ले सकता हूँ। और फिर उस टाइम में हम घूम भी सकते हैं, मतलब उस टाइम के अंदर हम आराम से यूएस के अंदर घूम सकते हैं। वो ये सोचता है। क्लियर? हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी यहाँ पर आए हो? इट्स वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। मतलब वो एक बहुत ही अच्छा शहर था, स्टिल स्थिर था, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। और वहां पर क्या थे? बड़े बड़े पुराने जो फ्रेम हाउसेस होते थे ना पहले टाइम के, उस तरीके के घर थे। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े वहां पर घास के मैदान थे। एंड ट्रेमेंडस ट्री, यानी बहुत ही ज्यादा विशाल जो थे वो ट्री थे, बहुत ज्यादा ट्री थे वहां पर, बड़े बड़े, whose branches meet overhead the roof, the street, and in 1894 summer evening were twice as long। अब वो कहता है कि वो जो ट्री थे वो बहुत बड़े थे, जिनकी ब्रांचेस जो थी वो सर के ऊपर जाके, यानी कि ओवरहेड ऊपर जाके वो मिल जाती थी, उनकी टहनियां जो थी वो आपस में मिल जाती थी। और ऐसा लगता था कि जैसे वो रूफ बना रहे गली के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर। हमने पढ़ा है ना वर्ड कैनोपी। कैनोपी मतलब इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, इतने ज्यादा चौड़े और इतने ज्यादा यूज होते हैं कि उनकी टहनियां जो है वो आपस में जाके मिल जाती है। दोनों साइड के रोड जो है उनकी टहनियां मिल गई तो वो एक रोड के ऊपर एक छत सी बना देते हैं। तो वो वहीं की बात कर रहा है। तो वहां उस टाइम में ऐसे ट्री थे। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। समर की जो इवनिंग्स थी, यानी कि शाम थी, वो बहुत लंबी होती थी, ट्वाइस एज लॉन्ग। एंड द पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन। और उस टाइम में लोग जो थे वो अपने लॉन में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी जो थे वो सिगार जो थे वो पीते रहते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बातें करते रहते थे। वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन। और वुमेन क्या करती रहती थी? औरतें जो थी वो पाम लीव्स, यानी कि पाम के जो पत्ते होते हैं उनको पंखों की तरह हिलाती रहती। जैसे हम आज हमारे पास पंखे नहीं है जो हम छोटे छोटे यूज करते घरों में, कई बार जब लाइट नहीं आती तो हम उन्हीं पंखों से हवा करते हैं। तो वो उसी टाइम को बात कर रहा है। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और उनके सामने क्या होती थी, मतलब चारों तरफ क्या होता था? गर्मी उस टाइम में बहुत ज्यादा, क्योंकि आज हमारे पास क्या है, देखो उस टाइम में शायद लोगों के पास वो फैसिलिटी नहीं हो। आज अगर गर्मी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? जाके अपने कमरे में बैठ जाते हैं, राइट, एसी ऑन कर लेते हैं। तो शायद उस टाइम जब वो बात कर रहा है वहां पर ये चीजें नहीं हो, इसीलिए वो कह रहा है। देन इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और लोगों के बीच में शांति थी। आज क्या है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी हम पीसफुली अपने घरों में नहीं रह सकते हैं। राइट। तो वो उस टाइम को याद कर रहा है। अब वो जो टाइम था, वो समय उसके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी थे, वो उस समय की बात है।
टू बी बैक देयर, वहां जाते हुए विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर ऑफ। अभी भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, पहली जो लड़ाई हुई थी, वो पीछे है अभी भी, मतलब होगी आगे 20 साल बाद होगी, मतलब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में अभी 40 साल है, यानी कि भविष्य में 40 साल बाद होगी वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी। तो उसके लिए वो वॉर का समय जो है, यहाँ पर जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है वो ये कहना चाहता है कि वहां पर शांति थी, पीस थी, कोई वॉर नहीं था, राइट। उससे उनके जिस टाइम में वो पहुंच गया उससे अभी 20 साल आगे होगी वो वॉर, फर्स्ट वॉर, और 40 साल बाद होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो सब क्या थे, पीसफुली रहने वाले थे वहां पर। आई वॉन्ट 2 टिकट्स फॉर दैट, और वो वहां जाकर कहता है कि मुझे चाहिए 2 टिकट्स, राइट। अब वो वहां पर 2 टिकट मांग रहा है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो भी स्टेबल है, वो सिर्फ उस काल्पनिक दुनिया में पहुंच गया है, बट मेंटली वो अभी ऐसा नहीं कह सकते हम कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो ऐसा कोई टाइम जो है वो इमेजिन कर रहा है। सपोज आप एक बार सोचो, कल को आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, बहुत अच्छी लगती है आपको वो, तो क्या होता है, आपके माइंड में एक इमेज सी बन जाती है कि उस समय में लोग ऐसे रहते थे, उस समय में लोग वो ऐसे थे, राइट, वहां पर ये चीज अच्छी थी, ये बुरी थी। तो वो इमेजिनरी थिंग्स जो हैं वो यहाँ पर उसके सामने आ रही है। नेक्स्ट, वो वहां से फिर 2 टिकट्स मांगता है, एक तो वो अपने लिए और दूसरी अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। वो दोनों क्या करने वाले थे, वो चाहता था कि हम इस दुनिया के अंदर घूमें, और जो जो वो मांग रहा था, मतलब टिकट्स वो लेना चाह रहा था, उन टिकट्स के थ्रू वो पूरी यूएस के अंदर उस टाइम को एंजॉय कर सकते थे, और यही नरेटर को चाहिए था कि वो पीसफुली वहां पर एंजॉय कर सके, राइट। नाउ द नरेटर फिगर द, नरेटर ने क्या पूछा उससे, किराया पूछा, ऑब्वियसली वो जहां जाएगा उतना किराया तो पूछेगा उससे। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैटबैंड, उसने मेरा जो फैंसी मैंने पहन रखा था हैटबैंड, मतलब हैट जो वो उसने पहन रखी टोपी, उसकी तरफ उसने देखा। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन फिर भी उसने उसको किराया बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास इतना था कि मैं 2 कोच यानी कि 2 टिकट्स में ले सकूं, इतना मेरे पास किराया था। 2 कोच की टिकट, यानी कि कोच क्या होता है, पूरा एक डब्बा होता है, मैं उतनी 2 डब्बों की टिकट में ले सकता हूँ। वन वे, एक तरी मतलब कि एक तरफ की। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसे काउंट किए और देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, ऊपर की तरफ देखा तो क्लर्क जो था वो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल, उसने नोट मतलब मना कर दिया बिल देने से। दैट एंट मनी मिस्टर, मतलब ये तो पैसे नहीं है मिस्टर। एंड मतलब दैट आरंट मनी, ये तो पैसे नहीं है, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, हाफ अगेन सॉरी, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, उसने अपने कैश ड्रॉर की साइड में देखा। ऑफ कोर्स द मनी, किसने देखा ना, प्रोटोकॉनिस्ट यानी कि चार्ली ने देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, और फिर उसने देखा जो उनके पैसे थे वो पुराने समय के बिल जो होते थे वैसा था, यानी कि उनकी मनी करेंसी ही डिफरेंट थी। जैसे आज हमारे मनी जो है वो डिफरेंट है। एक हम एग्जांपल लेके देखें,
तो हमारे पास भी जो अभी करेंसी चल रही है, ये जो नोट हमारे पास आते हैं, ये डिफरेंट है। और मान लो पास टाइम में हमारे दादा है, परदादा है, उन्होंने जो पैसे देखे वो अलग थे। तो टाइम के साथ साथ उनका मनी भी चेंज हो गया, तो कहते ये तो पैसे नहीं है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डे, मतलब वैसे भी नहीं है उतने बड़े जितना हम, हाफ अगेन एज बिग, इतने बड़े द मनी वी यूज नाउ डे, जो हम आज यूज करते हैं, एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो उनसे अलग दिखते हैं। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं पीछे मुड़ा और जल्दी से चला गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब वो ये सोचने लगा कि अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिए और टिकट ले ली और मेरे पास तो वो पैसे भी नहीं है, तो क्या होगा, ये पुलिस में मुझे पकड़ा देगा और जेल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि 1894 की जो जेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो वो वहां से भाग गया। एंड दैट वाज दैट, और ये सब कुछ हुआ उसके साथ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से वापस निकल आया जहां से मैं उस दुनिया में एंटर हुआ था। आई सपोज, और मैंने ये सोचा, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, जब लंच आवर शुरू हुआ, मतलब मैं अब उस दुनिया से बाहर आ चुका। अगले दिन जब लंच आवर शुरू हुआ, आई ड्रू $300 आउट ऑफ माई बैंक, मैंने अपने बैंक से 300 यानी कि $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, और इतने ही हमारे पास थे। एंड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने उससे क्या सोचा कि मैं पुराने स्टाइल की, यानी कि जो पहले चलती थी ना, वो करेंसी उनसे ले लेता हूँ। और दैट रियली वरीड, और ये सब कुछ क्या था, चिंता का विषय था मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के लिए। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, वो बोलता है कि तुम पुराने पैसे जो है वो किसी भी कॉइन डीलर से ले सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा उसके लिए। माई $300 bought less than 200 in old style bills, यानी कि मेरे जो प्रीमियम क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो $300 है वो क्या है, बॉट लेस, कम है उससे, देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, पुराने टाइम का जो 200 का बिल होगा ना, उससे भी वो कम है। मतलब पुराने वाले पैसों की वैल्यू ज्यादा है और अभी जो मॉडर्न है उसकी कम है। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। एग्स वर 13 सेंट एंड अ डजन इन 1894 सेंट, सॉरी, एग जो थे उस टाइम में वो 13 सेंट्स के अंदर मिलते थे, और वो भी एक दर्जन 1894। आज वो बहुत महंगे हैं। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर उनकी करेंसी के अंदर हमारा पैसा जो है, जो हम यूज कर रहे हैं, वो कम है, वो ज्यादा लगते हैं, तो वहां पर वैसे भी तो इतना महंगा नहीं था, वो वैसे सस्ते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, अब वो वहां पर जाने के लिए, अब ये सब कुछ पैसे इकट्ठा वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोबारा से वो सोचता है मैं करेंसी एक्सचेंज करा के दोबारा से उस दुनिया के अंदर जाऊंगा, राइट। और उसके बाद फिर अपनी वाइफ को भी लेके जाऊंगा, हम दोनों घूम के आएंगे, उस दुनिया के अंदर हम घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। बट क्या है, उस पीसफुल दुनिया का रास्ता उससे उसे दोबारा मिला ही नहीं, उसको वो शांति से रहने के लिए जो रास्ता चाहिए था वो मिला ही नहीं वहां पर। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिला दैट लीड द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कहा जाता था थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां से, मतलब जिस सबवे से वो गया था वहां पर उसको दो रास्ते ही मिले, अब वो तीसरा लेवल जो था वो नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, जबकि मैं उस क्या करता रहता हूँ, ट्राई मारता रहता हूँ कि कभी ना कभी मुझे वो रास्ता मिल जाए। लोइजा was pretty worried when I told her all this. अब लोइजा जो थी वो परेशान हो गई ये सुन के, जब उसके हस्बैंड ने उसको बताया ये सारी बातें, and didn't want to look for the third level anymore, और वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज्यादा थर्ड लेवल के बारे में सोचूं, यहाँ पर जाने की कोशिश करूं, या फिर उसके लिए मैं उससे बात भी करूं। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप, और थोड़े समय के बाद मैं रुक गया अपने आप ही। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं दोबारा अपनी स्टैम्प कलेक्शन, जैसा मैंने बताया था कि वो स्टैम्प कलेक्ट करता है जैसे उसके ग्रैंडफादर करते थे, और आज के उसके पास जो कलेक्शन है वो उसके ग्रैंडफादर का भी है सारा और उसका किया हुआ भी है। तो काफी टाइम तक उसने थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश की कि कब तक मुझे दोबारा मिल जाए थर्ड लेवल, और वो अपनी वाइफ से भी ये सब बातें करता था, तो वो परेशान होती थी कि वो ये सब कुछ ना देखे। तो थक हार के वो खुद ही बैठ गया कि थर्ड लेवल मुझे नहीं मिलने वाला है, तो दोबारा से अपना ध्यान जो था उसने स्टैम्प कलेक्शन में लगाया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम क्या दोनों ही देख रहे हैं, एवरी वीकेंड, हर
we can pay because now we have the proof the third level is still there. क्योंकि अब हम दोनों के पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल है. My friend Sam Hinder disappeared. मेरा जो दोस्त सैम था वो गायब हो गया. Nobody knew where. कोई नहीं जानता कहाँ गया. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय. लेकिन मुझे थोड़ा सा उस पर संदेह है कि सैम जो था वो एक सिटी बॉय था. आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग. मैं उसको गिल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था. आई वेंट टू स्कूल देयर. मैं वहां पर स्कूल जाता था. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. मतलब वो हमेशा मुझसे कहता था कि मुझे इसी तरीके की जगह जो है वो ज्यादा पसंद है. एंड दैट इज वेयर ही इज. और अभी भी वो वहीं वहीं पर है. ऑल राइट इन 1894. और बिल्कुल सही है. कहाँ पर? 1894 में. बिकॉज वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन. मैं क्या कर रहा था? अपना स्टैम्प कलेक्शन जो है, यानी कि जो मैंने स्टैम्प कलेक्ट की वो उसको देख रहा था मैं. आई फाउंड, तब मैंने देखा. वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्या आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर मतलब कि कब वो स्टैम्प रिलीज हुई. कोई भी स्टैम्प जो है वो नई स्टैम्प शुरुआत होती है उसकी. तो आप जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? कि उस स्टैम्प को पहले दिन ही यूज करना. जिस दिन वो बनी है उसी दिन आप लेके आओ और उसको आप यूज करो. कैसे होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यू, वो बताता है. जब एक नई स्टैम्प इश्यू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम. जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं ना, जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ खरीद लेते हैं. एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ. और वो क्या करते हैं? एनवेलप जो होते हैं, खाली एनवेलप यूज करते हैं, उनके ऊपर वो स्टैम्प पेस्ट करते हैं और अपने आप को ईमेल कर लेते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल. और जिस दिन वो पहले दिन अ, मतलब बेची गई होती है ना, जिस दिन उनको मिलती है, वो उसी दिन ही उसको अपने पास खुद ही मेल कर लेते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट. और उस जब वो पोस्ट करते हैं तो हम वहां पर डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं. तो वो डेट मेंशन क्या होता है? प्रूफ होता है कि इस डेट को ये जो स्टैम्प थी ये इश्यू हुई थी. राइट. द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर. और वो जो एनवेलप है उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं क्योंकि हमने उस स्टैम्प को जिस दिन वो इश्यू हुई उसी दिन ही यूज किया फर्स्ट टाइम. तो वो क्या है? फर्स्ट डे कवर माना जाता है. दे आर नेवर ओपन. उसको कभी खोला नहीं जाता. ये जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ एक खाली पेपर जो है उस एनवेलप में डाल सकते हो. राइट. अब यहाँ तक जो पोएट है, सॉरी जो नरेटर है, वो क्या देख रहा है कि लास्ट में हमने पीछे जो पढ़ा है उसमें देखो एक पैरा आया है यहाँ से. माई फ्रेंड सैम विंडर डिसअपियर्ड, न्यू वेयर आई सॉर्ट ऑफ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गिल्सबर्ग. ये सारी बातें जो है. अब यहाँ पर एक मिस्ट्री है आपके सामने. मिस्ट्री क्या है? कि जो उसका फ्रेंड था सैम, जो एक साइकेट्रिस्ट था, वो गायब हो गया है. गायब कहाँ हो गया है? मतलब साइकेट्रिस्ट था वैसे वो, कि एक थर्ड. क्योंकि सैम जो था वो एक सिटी बॉय था. उसने हमेशा सिटी की हसल बसल देखी है, फुर्ती देखी है, हरी देखी है. उसने कभी उस विलेज एरिया को या फिर उस पीसफुल सिटी को कभी भी एंजॉय ही नहीं किया कि कभी शांति भी हो सकती है. तो जब वो उसको बताता था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये इच्छा बनती थी कि मुझे भी उसी दुनिया में जाना है, मुझे भी शांति से अपनी जिंदगी जीनी है. तो नरेटर बोलता है कि आज वो वही है. ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. उसको वो जगह बहुत पसंद थी. तो सैम जो है उसी थर्ड लेवल में पहुंच गया अब, जहां से मैं निकल आया था. मतलब मेरी तो मजबूरी थी क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उसके पैसे नहीं दिए टिकट के, तो कहीं मुझे जेल ना भेज दे. तो आज सैम जो है वो उसी थर्ड लेवल में पहुंच चुका है. यहाँ पर ये दिखाया है कि 1894 का जो समय था वहां पर अब सैम पहुंच गया है बजाय नरेटर के. ठीक है. और ये सब कुछ सोच के वो अपनी टिकट की तरफ दोबारा, अपना जो वो था स्टैम्प कलेक्शन, उसकी तरफ वो दोबारा से ध्यान लगा लेता है और फिर बताता है कि क्या होता है, मैं कैसे किस तरीके से हम स्टैम्प कलेक्ट करते हैं. नाउ दैट नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर. और उसी शाम मैंने अपना जो पहला माय ओल्डेस्ट बहुत ही पुराना फर्स्ट डे कवर देखा. यानी कि वो एनवलप देखा जिसपे फर्स्ट टाइम उसने स्टैम्प लगा के जिस दिन वो इश्यू हुई हो अपने पास पोस्ट की थी. आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. मैंने देखा वो अभी वहां पर है ही नहीं. आई फाउंड वन, मुझे वो एक मिला दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसको वहां पर होना नहीं चाहिए था. मतलब
जिसको नहीं होना चाहिए था, मतलब उसके बीच में कुछ उसको अलग सा दिखा, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन द गेल्सबर्ग। और वो क्या था, क्योंकि उसको किसने किया था, कि मेरे पास किसी ने मेरे पास उसको मेल किया था, किसके नाम से, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर को उसने मेल किया एट हिज होम, उसके घर पर, गेल्सबर्ग के अंदर। मतलब उसने एक फर्स्ट डे कवर वो देखा उसने, एनवेलप, और उसको देखकर उसको पता लगा कि ये जो मेल है ये यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, मतलब ये अलग है, जो मैं करता हूँ वो नहीं है। उसमें क्या था, उस मेल को उसके ग्रैंडफादर को किया गया था उसके घर गेल्सबर्ग में। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और एड्रेस जो था एनवेलप के ऊपर यही लिखा हुआ था, गेल्सबर्ग का। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहां पर जुलाई 1894 से था, मतलब वो डेट थी उसके अंदर। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. और postmark जो दिखाता था उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कहाँ से आया और किसने लिखा। The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of Garfield, Garfield. Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, अब वो स्टैम्प जो था वो 6 सेंट की थी, मतलब इतनी उसकी कीमत थी। डल हो चुकी थी, बिल्कुल डल ब्राउन सा था वो, विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी उस स्टैम्प के ऊपर। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, और ये तो स्वाभाविक था कि जब वो एनवेलप ग्रैंडडैड जो था, मतलब उसके जो दादाजी थे, उनके पास मेल की गई थी, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वो सीधा उनके कलेक्शन के अंदर आ गई, मतलब उन्होंने वो रख लिया कलेक्शन अपना। एंड स्टेड देयर, वो वहीं पर ही थी। टिल आई लुक सॉरी टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, फिर मैंने उसको खोला, बाहर निकाला और खोला उसको। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन जो पेपर अंदर था वो ब्लैंक नहीं था, ठीक है। उस पेपर के अंदर एक लेटर था, मतलब उस एनवेलप के अंदर एक लेटर था, और उसके ऊपर ये जो नीचे हमें दिख रहा है ये पोस्ट किया हुआ था उसने, राइट। और ये क्या है, देखो इस तरीके का लेटर उसको मिला उसके अंदर। विलफोर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग, so 941 विलफोर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 18 1894, चार्ली, और ये चार्ली को भेजा हुआ था। आई गॉट इनटू विशिंग दैट यू वर राइट, मतलब तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, मैं यही आशा करता हूँ। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम बिल्कुल सही हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली को बोलते कि सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी वो थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और अभी मैं क्या हूँ, डेलीज की जो वो है स्ट्रीट्स है वहां पर हूँ मैं। एंड समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। देर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सी नैली होम, और सब क्या है, फ्रंट पोर्च यानी कि आगे की तरफ है, और वो मतलब गा रहे हैं सी नैली होम ये सब कुछ। एंड आई एम इनवाइटेड फॉर द लेमोनेड, और मुझे भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है, लेमोनेड मतलब ड्रिंक्स के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लोइजा, आप भी यहीं आ जाओ चार्ली लोइजा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तुम देखते रहो, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तुम उसको सर्च करते रहो। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, और ये सब क्या है, बिल्कुल सच है और मेरा विश्वास करो। एंड नाउ ये सारा जो पोस्ट किया हुआ था, ये जो मेल था, ये उसके कलेक्शन से अलग था। इसके अंदर क्या थी, ये जो लेटर, क्योंकि वो उसने तो जितने भी फर्स्ट डे कवर रखे हैं उनमें एक ब्लैंक पेपर होता था, और ये एक्चुअल में एक मेल था जिसमें चार्ली को और लोइजा को इनवाइट भी किया हुआ है। वो उनको बता भी रहा है कि थर्ड लेवल रियल में एग्जिस्ट करता है, मतलब थर्ड लेवल है। वो जो सोच रहा था ना कि ये मेरी कल्पना है, शायद नहीं हो, वो ढूंढ ढूंढ के थक गया था फिर भी नहीं मिला था, तो लेकिन अब वो बता रहा है इसके लेटर के थ्रू कि सचमुच में थर्ड लेवल है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और उस नोट के ऊपर साइन था सैम का। सैम कौन, वही उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो इट मीन्स जो भी नरेटर बोलता था उसको, वो सैम जो था वो उन चीजों को नोटिस करता था। तो थर्ड लेवल अब किसको मिल चुका है, सैम को मिल चुका है, और सैम उस थर्ड लेवल में जा भी चुका है, राइट। और वो वहीं पर ही है पिछले 2 हफ्तों से। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर जहां मैं गया था, आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800, मैंने
मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता लगा कि सैम ने $800 यानी कि $800 जो थे वो खरीदे थे वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और वो किसकी कीमत थी? पुराने टाइम की करेंसी, यानी कि पुराने समय के वो इतने डॉलर्स जो थे वहां से वो ले गया था चेंज करा के। that ought to set him up in a nice little hay, जिससे वो क्या कर सके, अपनी छोटी सी नाइस लिटिल हे मतलब छोटी सी अपनी हट बना के वहां पर वो रह सके, फीड खा सके एंड ग्रीन बिजनेस और थोड़ा सा कुछ बिजनेस चला सके। ही ऑलवेज सेड दैट इज व्हाट ही रियली विश ही कुड, वो हमेशा कहता था कि सिर्फ वो इसी की आशा रखता है जो वो कर सकता है। ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, ना वो वहां जा सकता है। हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट, मतलब क्यों गया वो तो मेरा साइकियाट्रिस्ट था, राइट। सो हम जिस दुनिया को ये मान रहे हैं कि वो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस दुनिया में बहुत सारे लोग, मतलब उसका जो खुद का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था वो खुद जा चुका है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं तो वो दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो चार्ली गलत नहीं था। शुरुआत में ही उसने बोला ना तो वो पागल है और ना ही वो क्या करता है, चीजों को भूलता है कि भाई मैं गलत हूँ या फिर नहीं, वो हर चीज को प्रूफ के साथ चलता है। अब उसने प्रूफ देखा कि जिस समय में वो गया था वो पुराना ही समय था, हम ये बोल दे ना कि थर्ड लेवल वो कुछ और होगा, किसी और उसमें पहुंच गया होगा सिटी में वो, लेकिन उसने खुद प्रूफ देखा है कि वो जिस जहां पर वो गया था 1894 का टाइम था, राइट। सो यहाँ तक हमारे सामने स्टोरी आती है चार्ली की। ये चार्ली जो है वो किस तरीके से थर्ड लेवल में जाता है और उसके बाद जो उसका खुद का साइकेट्रिक दोस्त है जिससे वो डिस्कस करता है, वो उसकी सारी बातों को सुनता था और इवन वो खुद चाहता था दैट ही वुड आल्सो वांट टू गो देयर, ठीक है। मे बी ही वाज आल्सो फेड अप फ्रॉम द सिटी लाइफ, वो खुद सिटी लाइफ से फेड अप हो गया हो, इसलिए वो वहां पर जाना चाहता है। इसलिए ये जो चैप्टर है ये बताता है कि कैसे लोग जो है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से फेड अप हो चुके हैं, कैसे वो इस दुनिया से भागना चाहते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि जब वॉर हुई, वॉर से पहले का यूएस जो था वो डिफरेंट था और वॉर के बाद का जो यूएस है वो डिफरेंट है। वॉर से पहले यूएस में बहुत ज्यादा पीस था, शांति थी, लोग जो है वो आराम से रह रहे थे, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व थे वो। और वॉर के बाद जो था वो टाइम बदल गया है, आज वो मॉडर्न टाइम है और मॉडर्न टाइम के अंदर किसी के पास किसी दूसरे के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। ये जो हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, पीसफुल की बात करते हैं, ये सब बातें कब है, ये पास्ट में बहुत ज्यादा थी। आज क्या है, लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हो गए हैं और जो नरेटर है कहीं ना कहीं उस दुनिया को मिस करता है, इसलिए वो ये सब कुछ सोचता है, ठीक है। सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट जरूर दिखाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी यही चीजें थी कि काश वो भी इस दुनिया के अंदर जा पाता, रह पाता, एंजॉय कर पाता, तो वो भी इसी वजह से शायद वहां पर चला गया। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब इससे आगे किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। टुमारो वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर एंड मेनली तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। नाउ यू कैन लेफ्ट योर क्लास बेटा, इट्स 10 o'clock। ओके, बाय एवरीबॉडी। हेलो, हाँ जी रंजन। हाँ जी। हम्म। ऑफ कोर्स करना है, ये भी करना है। दोनों एक ही नोटबुक में कर लो। जब उस पे लिखते हो, जब ये चैप्टर करते हो तो उस पे लिख दो विस्टास, विस्टास का चैप्टर है ये, उस पे लिखो फ्लेमिंगो। दोनों एक ही नोटबुक में बना लो। दो नोटबुक किस लिए बनानी है? या फिर उस एक को डिवाइड कर लो, आगे फ्लेमिंगो पीछे विस्टास। और आंसर जो लिखो ना सभी सोच समझ के लिखना।
कि फ्यूचर में हमें इसमें से याद भी करने पड़ सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज में लिखना ताकि इजी लगे। कहीं से टीप के नहीं लिखना, और कहीं से देखो भी ना, किसी भी सोर्स से आप उसको देखो, तो ये सोच लेना कि लैंग्वेज हम खुद भी उसको मोल्ड कर सकते हैं। 12th क्लास में हो आप, ठीक है। नाउ लेफ्ट, आंसर खुद ही लिखने हैं सुमित। अगर आप चाहो तो सिर्फ मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हूँ, उससे आप गाइडलाइन ले सकते हो। बाकी आपको वो आंसर सेम नहीं लिखने नोटबुक में। कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, उसमें अपनी लैंग्वेज डालेंगे, क्योंकि एग्जाम में खुद की लैंग्वेज के नंबर आते हैं, ना कि कॉपी करने के। ओके, बाय बाय।